Hello friends, welcome back to my YouTube channel Bhaurya Education. Friends, in today's video we are going to explain some important stanzas of the poem Downton Abbey, which is composed by William Wordsworth. This video is most important for MA previous year students. Friends, in this poem the poet compares his life to the previous memories. Friends, before proceeding with the video, subscribe the channel and like the video and hit the bell icon for more updates. Friends, first important stanza of this poem is 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thought of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. फ्रेंड्स, ये जो लाइंस है इनमें कवि कहता है कि 5 वर्ष बीत चुके हैं, गर्मियों की 5 ऋतुएं व्यतीत हो चुकी है, जिस प्रकार की 5 लंबी सर्दियों के मौसम व्यतीत हो चुके हैं। कवि ने 5 वर्षों के बाद वाय नामक नदी का पुनः भ्रमण किया है और वहां पर पुनः उन्हीं दृश्यों को देखता है तथा आवाज़ें सुनता है जो उसने 5 वर्ष पहले देखे थे। वह लुढ़कते हुए पानी की आवाज़ें नदी में सुनता है जो कि पहाड़ी झरनों से गिरते हुए बहता है। पानी हल्की मंद बहने की आवाज़ उत्पन्न करता है। कभी एक बार पुनः ढलवा तथा सुंदर पत्थर की चट्टानों को देखता है। जंगली शांत एवं एकांत दृश्य कवि के हृदय में गहरी एवं विचार युक्त भावों को उत्पन्न करता है। प्रकृति का शांत वातावरण उस स्थान के शांत दृश्य को आकाश की शांति एवं खामोशी से जोड़ता है। कवि वातावरण में पूर्ण शांति प्राप्त करता है। Friends, after that, the second most important standard is, no less I trust, to them I may have owed another gift of aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened, that stern and blessed mood in which the affections gently lead us on until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. Explanation of this stanza. अपने मस्तिष्क में संग्रहित सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की स्मृति के प्रति अपनी ऋणता अथवा आभार का वर्णन करते हुए कवि अपने गहन चिंतन द्वारा प्रेरित रहस्यमयी मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। क्योंकि कवि का मस्तिष्क प्रकृति के सुंदर तथा शांतिपूर्ण दृश्यों के चिंतन में डूबा हुआ है, एक आनंद तथा शांति की लहर संपूर्ण संरचना से होती हुई चारों ओर फैलती है। रहस्यमयी अवस्था के प्रति मस्तिष्क की मनोदशा धीरे धीरे विकसित होती है। मस्तिष्क की इस अवस्था में संसार के रहस्य तथा जीवन मृत्यु, दर्द तथा बुराई के कुछ निश्चित पक्षों के रहस्य स्पष्ट दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। संसार का यह रहस्य आत्मा पर एक भारी बोझ के समान पड़ा रहता है तथा पीड़ा देता रहता है। कवि कहता है कि उदात्त प्रकृति तथा इसके सुंदर दृश्यों का स्मरण कवि की चित्त वृत्ति को इतना उदात्त बना देता है कि उसका मन स्वयं पर इस जगत के रहस्यों के भार को यूं ही उतार फेंकता है और बहुत हल्का महसूस करता है। प्रकृति की मधुर स्मृतियों का भले ही आदमी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके लिए जगत की समस्याएं सुलझ जाती है तथा व्यक्ति ऐसी शांत तथा आशीर्वादात्मक मनोदशा प्राप्त कर लेता है जब प्रत्येक के प्रति प्यार तथा शुभेच्छाओं की भावनाएं उस व्यक्ति की मार्गदर्शक बन जाती है। उसका प्रकृति से गहन संपर्क हो जाता है। इससे चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, उसका रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तथा वह साक्षात जीवित आत्मा बन जाता है। सभी पदार्थों में सामंजस्य की स्थिति में उसकी मानसिकता शांत हो जाती है तथा व्यक्ति प्रेम की अद्भुत शक्ति के कारण आत्मिक तथा आध्यात्मिक स्वप्न देख निकलता है, जिससे सभी पदार्थों की चरम सत्ता की वास्तविकता से उसका परिचय हो जाता है। ये पंक्तियां कवि के प्राकृतिक रहस्यवाद को दर्शाती है तथा वेदों के भारतीय दर्शन के अनुरूप है। Friends, third important stanza of this poem is, if this be but a vain belief, yet oh, how of in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful still unprofitable and the fear of the world have hung upon the beatings of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O sylvan way thou wander through the woods, how often has my spirit turned to thee.
एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा इज, कवि के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि जो कुछ वह अपने दिल एवं दिमाग में पोषित कर रहा है वह एक व्यर्थ का विश्वास है तथा अवास्तविक है। प्रकृति के स्मरण से सांत्वना प्राप्त करने का कवि का विश्वास यदि अवास्तविक भी है, तब भी कवि अंधेरी रात तथा दुखद दिनों के अपने स्वप्नों को बताना चाहता है। जब कभी संसार के झंझटों ने कवि के हृदय पर व्यर्थ का दबाव बनाया है, उसने बहुधा प्रकृति की ही याद किया है। न जाने कितनी बार वर्ड्सवर्थ ने वाई नदी को, जो मोहक वृक्षों से युक्त पहाड़ियों से होकर बहती है, मानसिक संतोष के लिए याद किया है। वर्ड्सवर्थ यहाँ उन अंधेरे तथा दुखपूर्ण दिनों का संदर्भ देता है जब उसका विश्वास मनुष्य पर से डगमगा गया था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने उसमें निराशा का भाव भर दिया था। Next important stanza of this poem, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, emotion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and rolls through all things. Explanation of this stanza is, कवि को प्रकृति की वस्तुओं में किसी गतिज शक्ति की उपस्थिति का एहसास होता है। अब उसे प्रकृति में अदृश्य सत्ता का भाव जो है, आभास जो है होता है, जो उसे एक महान गंभीर तथा उदात्त विचारों से भर देता है। उसे कुछ ऐसा अवश्य लग रहा है कि हर वस्तु के पीछे कुछ है। अवश्य उस सत्ता का निवास सूर्यास्त के प्रकाश में, सूर्य में, समुद्र में, बहती हवा में, आकाश में तथा मानव में है। यह जीवन शक्ति है, ऐसी सत्ता है जो हर विचारवान वस्तु को सोचने के लिए मजबूर कर देती है तथा स्वयं भी प्रत्येक वस्तु में प्रवाहित है। यहाँ हम एक ऐसी संप्रभु वास्तविकता की धारणा को पाते हैं जो इस समस्त ब्रह्मांड में तथा इसके प्रत्येक कण में जीवनदायी तथा चलायमान सिद्धांत के रूप में उपस्थित है। Friends, next important stanza of this poem. Earth fills her lap with pleasures of her own, yearning she hath in her own natural kind, and even with something of a mother's mind, and no unworthy aim the homely nurse doth all she can, to make her foster child, her inmate man, forget the glories he had known, and that imperial play whence he came. एक्सप्लेनेशंस, कवि कहता है कि इस प्रकृति में तथा इस पृथ्वी पर हजारों आनंद व सौंदर्य अवस्थित हैं। पृथ्वी अपनी गोद को इन आनंदों से भर लेती है, चूँकि मनुष्य स्वर्ग का मूल निवासी है। इस पूरे पद्यांश में पृथ्वी को मनुष्य की माता अथवा सुरक्षिता के रूप में प्रतिनिधि माना गया है, जो वास्तव में उसकी माता नहीं है, तथापि वह अपनी देखभाल के लिए आश्रित बच्चे को अपना पूर्ण प्रबल स्नेह प्रदान करती है। प्रकृति का कभी भी कोई बुरा उद्देश्य नहीं होता, अतः पृथ्वी जो कुछ भी उसकी शक्ति अथवा तथा सामर्थ्य में निहित है, उसी में रहकर पूर्ण स्नेह भाव से मनुष्यों का कल्याण सोचती है तथा उन सभी स्वर्गीय वैभवों को भुला देती है जहाँ से कि मनुष्य इस संसार में आया है। अर्थात पृथ्वी इस संसार की वास्तविकताओं को तथा यहाँ के कष्टपूर्ण जीवन को ध्यान में रखकर ही मनुष्य का हित सोचती है। फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टैंजाज ऑफ दिस पोएम. इफ यू लाइक द वीडियो, like this video and share to your friends. Thanks.